नमस्कार। चलिए आज पैसे और बैंकिंग की दुनिया को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। ये एक ऐसा सफर है जो हमें बताएगा कि हमारी जेब में रखा वो कागज का नोट और बैंक में जमा हमारा पैसा आखिर यहाँ तक पहुंचा कैसे। अच्छा, एक पल के लिए सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई रुपया, कोई सिक्का, कुछ भी नहीं है। जो सामान किसी के पास है, बस वही उसकी दौलत है। अब ऐसे में कोई अपना व्यापार कैसे करेगा? और यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है, एक बहुत बड़ी चुनौती के साथ जिसे पुरानी अर्थव्यवस्थाओं ने झेला था, और वो थी वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम की समस्या। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई एक बहुत अच्छा जूता बनाने वाला कारीगर है। उसके पास बेचने के लिए शानदार जूते तो हैं, लेकिन उसके परिवार को खाने के लिए गेहूं चाहिए। अब वो क्या करे? देखिए, मुश्किल ये है कि उसे एक ऐसा किसान ढूंढना पड़ेगा जिसके पास फालतू गेहूं तो हो, लेकिन साथ ही उसे ठीक उसी वक्त जूतों की जरूरत भी हो। अरे, अगर उस किसान को जूते नहीं बल्कि कपड़े चाहिए हुए तो बस हो गया व्यापार, सौदा वहीं का वहीं अटक गया। अर्थशास्त्र में इसी मुश्किल को कहते हैं जरूरतों का दोहरा संयोग। सुनने में ये शब्द भले ही भारी भरकम लगे, पर मतलब एकदम सीधा है। व्यापार तभी हो सकता है जब मुझे जो चाहिए वो सामने वाले के पास हो और उसे जो चाहिए वो मेरे पास हो। ये व्यापार के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा था। तो फिर इस बहुत बड़ी समस्या का हल कैसे निकला? इसका हल निकला एक क्रांतिकारी आविष्कार से, और वो था पैसा यानी मुद्रा। देखते हैं कि इस एक चीज ने सब कुछ कैसे बदल दिया। अब देखिए, व्यापार कितना आसान हो गया। अब उस जूता बनाने वाले को ऐसा किसान ढूंढने की कोई जरूरत नहीं जिसे जूते ही चाहिए हों। वो अपने जूते किसी को भी बेचकर पैसे ले सकता है और फिर उन पैसों से किसी भी किसान से जाकर गेहूं खरीद सकता है। मतलब एक मुश्किल सौदा दो आसान सौदों में बदल गया। पैसा लेन देन के बीच एक पुल की तरह काम करता है, इसीलिए इसे विनिमय का माध्यम कहते हैं। और इसी एक चीज ने व्यापार को मानो पंख लगा दिए। लेकिन पैसा हमेशा से वैसा नहीं था जैसा आज हम देखते हैं। इसका सफर तो हजारों साल लंबा और बड़ा ही दिलचस्प रहा है। आइए इस सफर की कुछ खास झलकियां देखते हैं। बहुत पहले अनाज और मवेशियों जैसी चीजों से लेन देन होता था। फिर करीब 2500 साल पहले आए भारत के पहले सिक्के, जिन्हें आहत सिक्के कहते हैं। समय के साथ गुप्त काल के सोने के सिक्के आए, जो अपनी कलाकारी के लिए मशहूर हुए। और फिर मुगल काल में अकबर की सोने की मोहर ने एक बहुत बड़े साम्राज्य में व्यापार को एक स्टैंडर्ड दिया, और आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। पर यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। पुराने सिक्के सोने चांदी के होते थे। मतलब अगर वो सिक्का न भी रहे तब भी उस सोने या चांदी की अपनी एक कीमत थी। लेकिन आज का नोट, वो तो बस कागज का एक टुकड़ा है, उसका अपने आप में कोई मूल्य नहीं है। तो ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। आखिर हम सब कागज के एक मामूली से टुकड़े के बदले अपना कीमती सामान या अपनी मेहनत क्यों दे देते हैं? इसकी वजह क्या है? इसका जवाब है भरोसा। जी हाँ, सिर्फ भरोसा। हम उस कागज के टुकड़े को इसलिए मानते हैं क्योंकि देश की सरकार यानी भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसकी कीमत की गारंटी देती है। ये एक वादा है, एक सरकारी वचन जिसे कानून का पूरा सपोर्ट है। और इसीलिए कोई भी भारत में रुपए में पेमेंट लेने से कानूनी तौर पर मना कर ही नहीं सकता। लेकिन पैसे की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाएं बड़ी और जटिल होती गईं, एक और बड़ा खिलाड़ी मैदान में उतरा और उसने पैसे के इस्तेमाल का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया, और वो था बैंक। अब सोचिए, लोग अपना सारा पैसा कैश में घर पर तो नहीं रखते। हम सब अपनी बचत को बैंक में जमा कर देते हैं। एक तो वो वहां सुरक्षित रहता है, और दूसरा उस पर थोड़ा ब्याज भी मिलता है। इसी जमा को कहते हैं मांग जमा या डिमांड डिपॉजिट्स। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। ये वही हमारा सेविंग्स या सैलरी अकाउंट है। हमारा पैसा वहां जमा है और हम जब चाहें अपनी मांग पर उसे निकाल सकते हैं। चेक इसका एक क्लासिक उदाहरण है। ये बैंक को दिया गया एक निर्देश है कि हमारे अकाउंट से पैसा किसी और को दे दिया जाए। आज हम यूपीआई और नेट बैंकिंग से वही काम और तेजी से करते हैं, लेकिन सिद्धांत बिल्कुल वही है। और यही आज की सबसे जरूरी बात है। अब सिर्फ नोट और सिक्के ही पैसा नहीं है। बैंकों में डिजिटल रूप में रखी ये मांग जमा भी हमारी अर्थव्यवस्था में पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है। लेकिन क्या बैंक सिर्फ हमारे पैसे को संभाल कर रखने वाली एक बड़ी तिजोरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
उनका असली काम, जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को चलाता है, वो तो अब शुरू होता है। कभी सोचा है कि हम सब जो करोड़ों अरबों रुपए बैंकों में जमा करते हैं, बैंक उस सारे पैसे का आखिर करते क्या हैं? चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। भारत में बैंक अपने पास जमा की गई कुल रकम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, लगभग 15% ही कैश के तौर पर रखते हैं। ऐसा इसलिए ताकि अगर कोई अपने पैसे निकालने आए तो उसे दे सकें। तो फिर बाकी के 85% पैसे का क्या होता है? बैंक उस विशाल रकम का इस्तेमाल जरूरतमंद लोगों और कारोबारों को लोन यानी कर्ज देने के लिए करते हैं। किसी को घर के लिए, किसी को पढ़ाई के लिए, तो किसी को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। ये लाइन बैंकिंग के पूरे सिस्टम को बहुत अच्छे से समझाती है। बैंक असल में बचत करने वालों और कर्ज लेने वालों के बीच एक पुल का काम करते हैं। इससे पैसा एक जगह रुका नहीं रहता, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था में घूमता है और देश के विकास को रफ्तार देता है। तो ये पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम एक बहुत ही नाजुक चीज पर टिका है, और वो है हम सबका भरोसा। और इसी भरोसे से जुड़ा है हमारा आज का आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल। सोचिए जरा इस पर कि क्या होगा अगर एक ही दिन सारे लोग अपना पैसा निकालने बैंक पहुंच जाएं, जबकि बैंक के पास तो सिर्फ 15% ही कैश है। इस विचार के साथ यहाँ इस चर्चा को समाप्त करते हैं।